हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास के बारे में हमें पढ़ना है। अब विकास क्या होता है, समझो इस चीज़ को। देखो, जब आपको सारी फैसिलिटीज़ मिली हों, आप जो करना चाहो वो कर पाओ, तो वही आपका विकास है। यानी कि जब आप जिस भी फील्ड में जो कुछ भी करना चाहो आप फ्रीली जब कर पाते हो तो वो उस एरिया का विकास है। आप किसी एरिया को डेवलप कब बोलते हो? अब जब उस एरिया को डेवलप बोलते हो जब वहाँ पे खाने पीने की अच्छी फैसिलिटीज़ हों, रहने की अच्छी फैसिलिटीज़ हों, पढ़ने लिखने की अच्छी फैसिलिटीज़ हों, यानी कि हर तरीके की अच्छी फैसिलिटीज़ अगर आपको मिलती हैं तो आप उस एरिया को क्या बोलते हो? डेवलप बोलते हो। इस चैप्टर में हम मानव विकास की बात कर रहे हैं। मानव मतलब कि आदमी, यानी कि हम लोग। विकास मतलब यानी हमारी डेवलपमेंट। तो हम जो भी आगे बढ़ते हैं, नई नई चीज़ों को खोजते हैं, नई नई फैसिलिटीज़ ढूंढते हैं अपने लिए, तो हम क्या हो रहे हैं? विकसित हो रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, पहले हम जंगलों में रहा करते थे, फिर हम अब आज के टाइम पे आप देखते हो आप शहरों में, घरों में रहते हो। ठीक है, तो हम क्या हुए हैं? डेवलप हुए हैं। पहले हमें लैंग्वेज बोलनी नहीं आती थी, आज हम बोलते हैं, वो क्या है? हमारी डेवलपमेंट है। पहले यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत बड़े लेवल पे फैल चुकी है, तो ये क्या है? डेवलपमेंट है, विकास है ये हमारा। अब विकास में हमारा जो स्पेशली टॉपिक है वो है मानव विकास। अगर किसी आदमी को सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे घर हो, चाहे उसकी एजुकेशन हो, अगर ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो वो डेवलप है। ठीक है, अगर सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो वो डेवलप नहीं है। अब 1990 में यानी 1990s में UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक चीज़ निकालनी शुरू की जिसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी कि ऐसा डाटा बनाया उन्होंने कि आदमी जो है उनकी खुशी को, उनकी डेवलपमेंट को कैसे नापा जाए। देखो, इसमें कुछ क्राइटेरिया रखा उन्होंने, जैसे कि कौन आदमी कितने पैसे कमाते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एजुकेशन कैसी है, इन सारी चीज़ों को देखा गया। पूरा इंडेक्स बनाया गया जिसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसमें रेटिंग कैसे देते हैं? जैसे आप किसी भी चीज़ को रेटिंग देते हो ना कि 10 में से 1, 10 में से 2, 10 में से 3। ठीक है, तो इसमें रेटिंग दी जाती है 0 पॉइंट से लेके 1 तक। ठीक है, जैसे आप सिंपली अगर नॉर्मल देखो तो 1 से 10 इजी रहता है, कोई भी आपको रेटिंग देनी हो तो, कि 10 में से इतने मार्क्स, 10 में से ये, 10 में से वो। जैसे मैं आपको बोला मेरी टीचिंग को कितने मार्क्स देना चाहोगे? ठीक है, आपको जितना मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा। ठीक है, किसी को अच्छा लगा तो वो 10 में से 10 देगा, किसी को बुरा लगा तो वो 10 में से 4 देगा, 3 देगा। तो ये क्या है? रेटिंग है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें रेटिंग डिसाइड की गई है और वो रेटिंग दी जाती है 0 से लेकर 1 के बीच में, यानी पॉइंट में दी जाती है। जैसे मान लो आप 0.123 ये रेटिंग है किसी देश की, और किसी दूसरे देश की रेटिंग है 0.786। जिसकी ज़्यादा है वो देश ज़्यादा अच्छा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इंडिया की बात कर लो आप कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, यानी कि मानव विकास सूचकांक में। यानी कि यहाँ के जो आदमी हैं, यानी कि आप लोग हैं, हम लोग हैं, और पूरी जो जनता है भारत की, वो किस लेवल पे है, यानी उनमें खुशहाली कैसी है। ठीक है, उनका विकास कैसा है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे मिलती हैं। ठीक है, उनको सारी चीज़ कैसे प्रोवाइड होती हैं। तो अगर हम सारे देशों को काउंट करें, लगभग दुनिया में 200 के आसपास देश हैं, उनमें से इंडिया 131वें नंबर पर आता है। देखो, ये साल के हिसाब से चेंज भी हो सकती हैं चीज़ें। 131 है तो घट भी सकता है, ये बढ़ भी सकता है। ये अगर हम तरक्की करेंगे तो हम और भी रैंक अच्छी आ सकती है हमारी, 131वें नंबर से हम और नीचे आ सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारे यहाँ की, 131वें नंबर पे आते हैं हम। हमसे आगे 130 देश और हैं, तो वो हमसे और अच्छे हैं। ठीक, तो हम जो हैं लगभग मीडियम लेवल पे स्टैंड करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। आपकी बुक में अब सबसे पहला टॉपिक है विकास में ही छिपा है अल्प विकास। विकास यानी कि डेवलपमेंट, अल्प मतलब कम। ठीक है, तो विकास के अंदर ही कम डेवलपमेंट छिपी हुई है। ये कैसे समझोगे आप इस चीज़ को? देखो, एक कहानी दी गई है छोटी सी कि उत्तराखंड में एक लड़की है, वो उत्तराखंड छोड़कर पहली बार दिल्ली में आई। अब दिल्ली में आई तो उसने पहली बार बस में सफ़र किया, पहली बार वो ट्रेन में बैठी, पहली बार उसने प्लेन देखा। तो उस लड़की को बिल्कुल दिखा, भाई ये तो बहुत ही डेवलप सिटी है भाई, इस दिल्ली जैसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे उसने मेट्रो देखी, यहाँ पे उसने बसेस देखी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी। उसने जो पहले कभी नहीं देखा था, उसने वो सारी चीज़ें दिल्ली में आकर देखी। पर जब वो यहाँ पे दिल्ली में रहने लगी तो कुछ ही टाइम बाद उसने यहाँ पे पोल्यूशन देखा, यहाँ पे गंदी बस्तियाँ देखी, नालियाँ देखी, गंदगी देखी। ठीक है, तो पर्यावरण बहुत बेकार था यहाँ का, तो ये चीज़ें भी उसने देखी। तो यहाँ से क्या बात उसने देखी कि जो विकास है
उसमें अल्प विकास भी छिपा हुआ है। एक तरफ तो अमीर लोग हैं, उनकी बस्तियां हैं, वो साफ़ सुथरी हैं, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, और दूसरी तरफ उसी शहर में गरीब लोग हैं, गंदी बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहाँ पे बिल्कुल बुरा हाल है, जहाँ की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। ये छोटी सी कहानी हमें दिखाती है कि जहाँ पे विकास होता है वहाँ पे अल्प विकास भी छिपा हुआ होता है साथ में। समझ रहे हो? अगर डेवलपमेंट होती है कहीं पे तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। तो विकास में ही अल्प विकास छिपा का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि अगर कहीं पे फैक्ट्रीज़ लग रही हैं तो उनका गंदा पोल्यूशन, ठीक है, उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो कहीं पे तो डालते हैं तो वो एरिया बहुत ख़राब हो जाता है। ठीक है, अगर अमीर लोग एक शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पे गंदी झोपड़ियाँ, गरीब लोग, ठीक है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं, ऐसा एरिया भी होता है। तो विकास के साथ साथ अल्प विकास भी छिपा हुआ है। समझे अब क्या है अल्प विकास का मतलब? अल्प विकास का मतलब है विकास में जो कमियां हैं या गलत चीज़ें हैं या जहाँ पे विकास ना हुआ हो। तो अगला टॉपिक है हमारा, अब ये विकास है क्या, इस चीज़ को हमें समझना है। विकास देखो क्या है, हर आदमी के लिए विकास यानी जो डेवलपमेंट है उसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। जैसे कि एक गरीब आदमी है, अगर गरीब आदमी को अगर छोटी सी नौकरी मिल जाए और उसको खाने पीने की ज़रूरत पूरी हो जाए तो वही उसका विकास है। ठीक है, अगर किसी गरीब को टाइम पे खाना मिल जाए और उसे प्रॉपर काम मिल जाए तो उस आदमी के लिए वही विकास है, वो उसी को विकास मानता है। और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो जब आगे बढ़ें, एजुकेशन में कहीं आगे निकल जाएं, ठीक है, ज़्यादा पैसा कमाने लगे, अच्छी नौकरी मिल जाए, उनके लिए वो चीज़ विकास है। अगर हम ज़्यादा अमीरों की बात करें, नई नई टेक्नोलॉजी लाना, नई लग्जरियस लाइफ जीना, हर तरीके की आज़ादी होना, उनके लिए वो चीज़ें विकास है। तो हर आदमी के लिए विकास अलग अलग होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सिंबल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के चिन्ह, यानी हर आदमी के लिए विकास अलग अलग है। समझ रहे हो ना आप? अब देखो आपको इसमें 3 बातें दी गई हैं। सबसे पहला, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है और पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनके लिए विकास क्या है? इनके लिए देखो साइंस, टेक्नोलॉजी, पैसा कमाना, ठीक है, इंटरनेट में आगे बढ़ना, स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, ठीक है, नए नए आविष्कार करना, लग्जीरियस लाइफ जीना, एंटरटेनमेंट के लिए नई नई चीज़ें बनाना, ठीक है, मतलब जो कुछ भी नए सबसे बेस्ट हो सकता है वो करना, इनके लिए क्या है? विकास है। अब बात कर लो आप भारत जैसे देश की। भारत मीडियम पे आता है, तो भारत एक विकासशील देश है, वो ना तो अभी पूरे तरीके से डेवलप हुआ है और ना ही वो बिल्कुल गरीब है, तो वो बीच में है। तो भारत मिडिल क्लास है। तो भारत जैसे देश में विकास का क्या मतलब है? देखो अब भारत में आपको दोनों चीज़ें दिखती हैं। देखो आप लोग जो हो अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो? आपको बहुत आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ बनना है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं अपने अच्छे के लिए। आप देखते हो आपको इंडिया में दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, साइंस, टेक्नोलॉजी, मनी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे ऐसी क्लास भी है जिनको एक टाइम का खाना तक नसीब नहीं होता, तो उनके लिए विकास क्या है? उनको रोटी मिल जाए और रोज़गार मिल जाए। और इंडिया में दूसरे टाइप के लोग भी हैं जो कि आगे बढ़ने की बातें सोचते हैं, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, पैसा कमाने की, बिजनेस करने की। तो ये सारी चीज़ें भी इंडिया में हैं, क्योंकि इंडिया में दोनों टाइप के लोग हैं, अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं। अब तीसरी कैटेगरी वही गरीबों की आ गई, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनके पास तो बेचारों के पास नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, ठीक है। तो रोटी जब तक नहीं होती ना, तब तक आप विकास आपके लिए वही है कि कैसे ही रोटी मिल जाए। देखो सबसे पहली नीड है आदमी की रोटी मिलना। तो जिस आदमी को रोटी मिल जाएगी वो फिर घर की सोचेगा, जिसको घर भी मिल जाएगा वो फिर आगे बढ़ने की सोचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी बेसिक नीड पूरी होना ज़रूरी होता है, तभी आप आगे विकास करने की सोचते हो। तो गरीबों की तो बेसिक नीड्स ही पूरी हो जाए, वही उनके लिए विकास है। उन्हें टाइम पे खाना मिल जाए और सिर पर छत हो, यही उनके लिए विकास है, ठीक है। और मिडिल क्लास में दोनों टाइप के लोग हैं। इसका एग्जांपल है इंडिया। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए बेसिक नीड्स बहुत ज़रूरी हैं, और ऐसे लोग भी हैं बेसिक नीड्स की जिन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। अमीर लोग हैं वो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने की सोचते हैं और बहुत कुछ करने की सोचते हैं। तो दोनों विचारधाराएं मिडिल क्लास के पास है। और अगर हम बात करें अपर क्लास की, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो विकास का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मनी, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, ठीक। तो 3 टाइप कह लो आप इसे, या 3 तरीके कह लो विकास को सोचने के या विकास के। अब जब मैंने इंडिया की आपसे बात की तो इंडिया में आप खुद ही एग्जाम्पल देख सकते हो। आप देखो, आप अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में रहते हो, गुड़गांव है, नोएडा है, फरीदाबाद है, ये जो दिल्ली एनसीआर वाला एरिया है, यहाँ के लोग किस टाइप की चीज़ें करना चाहते हैं? इनके पास नौकरी है, इनके पास जो है घर है, पैसा है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि
कोई विदेश में जाए पढ़ने, कोई और आगे बढ़े, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। यहाँ के लोगों की अधिकतर सोच ये है कि वो विदेशों में जाएं या साइंस टेक्नोलॉजी इस फील्ड में आगे बढ़े। वहीं अगर आप बात करो एक छत्तीसगढ़ जैसे एरिया की, मैं कोई वहाँ पे बुराई नहीं कर रहा कि ये राज्य अच्छा है, ये राज्य बुरा है, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि जहाँ पे फर्स्ट नीड पूरी नहीं होती, वहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नीड पूरी होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ने की सोचते हो। तो दिल्ली जैसे सिटी में सारी नीड्स पूरी होती हैं, इसीलिए यहाँ पे आगे बढ़ने की बातें सोचते हैं। अब छत्तीसगढ़ जैसे एरिया से आप देखते हो लोग दिल्ली जैसे शहर में क्यों आते हैं, बिहार जैसे एरिया से लोग दिल्ली जैसे शहर में क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यहाँ पे वो और अच्छे से पढ़ पाते हैं। अब सिंपल एग्जांपल ले लो कोचिंग का ही, सिंपली पढ़ाई का एग्जांपल है ये। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूपी से, बिहार से, झारखंड से, पूरे भारत के कोने कोने से दिल्ली जैसे सिटी में आकर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन है वो ज़्यादा अच्छी है। मैं यहाँ पे किसी स्टेट की बुराई नहीं कर रहा, बुरा मत मानना। कोई भी बच्चा अगर बिहार से, यूपी से या झारखंड से बिलोंग करता है तो मैं यहाँ पे किसी राज्य को ऐसे नहीं कह रहा कि वो गरीब है, वो अमीर है। आपको सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी में हमें ये समझाने की कोशिश की गई है, जिस भी एरिया की बेसिक नीड पूरी नहीं होंगी उस एरिया को सबसे पहले बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है। उनके लिए डेवलपमेंट वही है कि बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। अधिकतर जो आदमी आते हैं इस एरिया से वो यहाँ पे नौकरियाँ करते हैं, ठीक है। रिक्शा वाले कितने सारे आपको मिलेंगे, ऑटो वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, दुकानों पे आपको काम करते हुए लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उस एरिया से आदमी बड़ी पोस्टों पे नहीं जाते। आज अधिकतर सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स बिहार से ही हैं। पर अगर आप अधिकतर जनसंख्या की बात करो तो वहाँ पर जो है एजुकेशन जो है वो कम है, लिटरेसी रेट कम है। तो आपको यहाँ पे बस ये समझना है कि जो भारत है वहाँ पे गरीब राज्य भी हैं और अमीर राज्य भी हैं, ठीक है। जिस एरिया में खेती अच्छी होती हो, लिविंग कंडीशंस अच्छी हो, वो अमीर राज्य जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है अमीर राज्य है, गुजरात है, ठीक है। और इधर आप देखो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, इन राज्यों के पास कम पैसा है। इनकी जो विकास की थिंकिंग है वो भी अलग अलग है, ठीक है। अब आप देखते हो कि जो कनाडा, अमेरिका है, वहाँ पे आपको अधिकतर पंजाब के लोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी कैपेबिलिटी है, वो फीस भर सकते हैं वहाँ के कॉलेजों की, ठीक है। वहाँ पे पढ़ते हैं उनके बच्चे, तो आराम से फीस वगैरह पे करते हैं, 20-30 लाख रुपए आराम से दे देते हैं। और वहीं अगर किसी एक नॉर्मल बिहार के आदमी की अगर आप बात करो तो उसके लिए 20-25 लाख रुपये मतलब बहुत कुछ है। तो इतना अंतर है हमारे यहाँ के राज्यों में ही। तो पंजाब में और बिहार में अगर आप पैसे की बात करो तो बहुत अंतर है। तो ये बात ये दिखाती है कि यहाँ पे विकास सोचने में भी अंतर होगा, कि यहाँ के लोग जो है वो अलग तरीके से विकास को देखेंगे और पंजाब के लोग अलग तरीके से विकास को देखेंगे। अब आपको कुछ डेटा याद रखना है कि भारत में एजुकेशन जो है उसका क्या लेवल है, लिटरेसी रेट क्या है भारत की। देखो सबसे पहली बात कि पूरे इंडिया की ही लिटरेसी रेट की बात करेंगे कि भारत जो है उसकी लिटरेसी रेट क्या है। इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट है 74.4%। देखो ये थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो सकती है पर प्रेजेंट में यही है ये। तो इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट है 74.4%। अगर आप फीमेल पॉपुलेशन की बात करो तो फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो है 65.6% के आसपास, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखने हैं ये। अगर आप टोटल पूरे भारत की लिटरेसी रेट देखो, यानी कि कितने लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, तो लगभग 74.4% आदमी यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। अगर आप भारत की महिलाओं की बात करो कि कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो लगभग 64% महिलाएं यहाँ पे पढ़ी लिखी हैं। अब आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए बिल्कुल कि किस स्टेट की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है भारत में। तो नंबर 1 पे आता है केरला। केरला जो है वहाँ पे 96% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, यानी कि वहाँ की लिटरेसी रेट है 69%। उसके बाद आता है मिज़ोरम, जिसकी लिटरेसी रेट है 92% के आसपास। तो हमने 2 स्टेट पढ़े हैं। नंबर 1 पे आता है केरला, जिसकी जो लिटरेसी रेट है वो है 96%। दूसरे नंबर पे आता है मिज़ोरम, जिसकी लिटरेसी रेट है 92% के आसपास। तो ये तो है हाईएस्ट। अब सबसे कम किस स्टेट की है, तो वो है बिहार। बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है, लगभग 69% के आसपास। देखो कैसे याद रखोगे आप, अगर आपको केरला याद है 96%, तो इसको उल्टा कर देना 69, तो केरला का उल्टा है बिल्कुल सबसे कम, यानी बिहार। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन है केरला में, यानी लिटरेसी रेट है केरला में, वहाँ पे अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरे नंबर पे है मिज़ोरम में, जहाँ की 92% जो जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी है। और सबसे कम है बिहार में 69%। तो ये तीनों अच्छे से याद रखना। आपसे पक्का यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस एरिया की है। हिंदी में बोलते हैं साक्षरता दर। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो आप बताओगे
केरल राज्य की है। अगर आपसे पूछते हैं सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो आप बताओगे भाई बिहार राज्य की है। ये जो लिटरेसी रेट है ये टोटल मिला के कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं सबको मिला के अगर हम काउंट करें तो उस हिसाब से ये लिटरेसी रेट है पूरे स्टेट की। जैसे पूरे केरल स्टेट की है 96%, पूरे मिजोरम स्टेट की है 92%, ठीक है। उसके बाद सबसे कम है बिहार के 69%। अब स्पेशली आपके बुक में टॉपिक दिया है फीमेल लिटरेसी रेट, यानी महिलाओं की साक्षरता दर, यानी कि जो महिलाएं हैं लड़कियां हैं वो कितनी पढ़ी लिखी हैं पूरे भारत में। अब इसमें आपको पता होना चाहिए नंबर 1 पे कौन है, वही है केरल। केरल ही ऐसा राज्य है जहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो सबसे हाई है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने एक बार तो केरल की बता दी 96%, अब मैं आपको कम बताऊंगा। तो मैंने पहले बताई है पूरे राज्य की, यानी उसमें लड़के लड़कियां सब मिला के कितनी लिटरेसी रेट है 96%। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ फीमेल लिटरेसी रेट, यानी महिलाएं जो हैं, अगर सिर्फ महिलाओं की एजुकेशन को निकालो, मान लो 100 महिलाएं हैं उसमें से अगर 80 पढ़ी लिखी हैं, 80 लिटरेट हैं, तो 80 वहाँ की क्या हो गई लिटरेसी रेट हो गई। तो मैं आपको सिर्फ फीमेल की बता रहा हूँ। अब तो नंबर 1 पे वैसे भी केरल है, अगर फीमेल को देखें सिर्फ तो भी केरल है। केरल में लगभग 88% जो है लिटरेसी रेट है फीमेल का, ठीक है। टोटल में तो 96 था, पर अगर सिर्फ फीमेल का निकालें 88% है। बिल्कुल पॉइंट में देखो तो 87.64 के आसपास है, पर अगर इसको आप नॉर्मली देखोगे तो ये लगभग 88% के आसपास है। तो 88% फीमेल वहाँ की क्या है पढ़ी लिखी हैं। दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम, जहाँ पे 86.13% के आसपास लिटरेसी रेट है फीमेल की। उसके बाद है लक्षद्वीप, फिर गोवा, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे फीमेल की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आप इनको अच्छे से याद रखना। आपसे जो है मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं, या आपको ऐसे दे सकते हैं इस क्वेश्चन को कि इन्हें ऑर्डर में लगाओ कि कहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे स्टेट्स की पूछे तो आप बताओगे नंबर 1 पे है केरल, जहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। नंबर 2 पे है मिजोरम, जिसकी 92% है। अगर आपसे फीमेल की बात करें सिर्फ, तो फीमेल में भी यही दोनों हैं। केरल सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद है हमारा मिजोरम। स्टेट्स की अगर बात होगी तो दोनों ही ये टॉप पे हैं। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की। इसको अच्छे से याद रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। आप इस चीज़ को कभी कंफ्यूज मत होना, कभी सिर्फ केरल दिमाग में रखो, मिजोरम दिमाग में रखो। केरल और मिजोरम तो हैं स्टेट। भारत में इस टाइम पे लगभग 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी ऐसे एरिया होते हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल होता है, यानी वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसका प्रशासन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। यहाँ की जो पुलिस है वो भी सेंट्रल के कंट्रोल में है। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास हरियाणा का। हरियाणा एक स्टेट है, वहाँ की पुलिस, वहाँ का सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पूरा वो हरियाणा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। पर दिल्ली का ऐसा नहीं है, दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ऐसी फिलहाल के टाइम पे 9 यूनियन टेरिटरी हैं भारत में, ठीक है। जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, तो कई सारी यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में। अब अगर यहाँ से एक देखो अलग क्वेश्चन बना है कि यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसका है। स्टेट की बात नहीं हुई है यहाँ पे। स्टेट पूछेंगे तो आंसर होगा केरल। यहाँ पे पूछने की यूनियन टेरिटरीज में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है उसमें 92% लिटरेसी रेट है, यानी यहाँ के जो लोग हैं उनमें से 92% लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। समझ गए ना। अब अगर आपसे स्टेट पूछे तो आंसर होगा केरल, अगर आपसे यूनियन टेरिटरी पूछे तो आंसर होगा लक्षद्वीप। यूनियन टेरिटरी को हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो दोनों को आप अच्छे से याद रखना, और जो ये मैंने फीमेल का डाटा बताया था इसको भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस खत्म होने वाला चैप्टर। यही है कुछ मेन बातें जो आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो हर एक चीज़ को देखकर नापा जाता है। पढ़ाई लिखाई को देखकर, लोगों के लिविंग स्टाइल को देखकर, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग खुश नहीं हैं, कैसी उनको फैसिलिटीज़ हैं, क्या कुछ उन्हें मिला हुआ है, इन सारी चीज़ों को अगर आप मिलाओगे तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता है, मानव विकास सूचकांक निकलता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 0 से लेकर 1 तक इसकी मार्किंग होती है। तो अब आपसे अगर पूछें कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे हाईएस्ट है, तो इसका आंसर भी होगा केरल। केरल का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो है 0.790, यानी कि 1 के बिल्कुल पास में है ये,
ठीक है। तो जितना हाईएस्ट होगा, जैसे 790 है, किसी का 800 हो तो वो इससे अच्छा है, किसी का 900 हो तो और अच्छा है। तो भारत में जो सबसे हाईएस्ट है वो है केरला का, और वो कितना है 0.790 यानी कि 790। इसके बाद आता है दिल्ली, फिर हिमाचल, फिर गोवा और फिर पंजाब। ये कुछ स्टेट्स हैं जिनका HDI जो है वो हाई है, यानी कि अच्छा है बहुत, यानी यहाँ के लोग जो हैं वो खुशहाल हैं, समृद्ध हैं, पूरी फैसिलिटीज़ हैं उन्हें। सबसे हाईएस्ट कौन सा है? केरल का है। उसके बाद है दिल्ली का, ठीक है। फिर ये आते हैं गोवा वगैरह, पंजाब, ये सारे स्टेट। तो ये कुछ मेन स्टेट है जो आपको याद रखने चाहिए, जहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाईएस्ट है। अब वही बात आ गई, अब हाईएस्ट तो हमने पढ़ लिया, अब सबसे कम किसका है? तो सबसे कम HDI है बिहार का। बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये एरिया ऐसे हैं जहाँ का HDI सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। तो लगभग हमने सारी ही बातें पढ़ ली हैं इस चैप्टर की, कुछ भी नहीं रहा। आपको बस ये मेन डाटा याद रखना है कि कहाँ की लिटरेसी रेट हाई है, कहाँ की कम है। इन सारी चीज़ों को आप याद कर लेना, आपका पूरा चैप्टर ये कवर हो जाएगा। अब आपको सिर्फ 4 बातें और याद करनी है। देखो, जो अब जो एनवायरनमेंट है उसको लेकर कुछ जो है रिपोर्ट्स निकाली गई थी पूरे वर्ल्ड में। आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी रिपोर्ट कब आई थी। सबसे पहले 1972 में क्लब ऑफ रोम ने एक रिपोर्ट निकाली थी, लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है। यानी जो हम विकास कर रहे हैं उसकी लिमिट क्या क्या है, यानी जो हम इतने बुरे तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। हमारी ग्रोथ की कुछ लिमिट भी है, हमें सोच समझ के आगे विकास करना चाहिए। इसमें ये बातें कही गई थी। तो आपको इतना याद रखना है कि 1972 में क्लब ऑफ रोम ने क्या निकाली है, बुक निकाली है जिसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है। अब दूसरी थी 1987 में, 1987 में बर्टलैंड एक कमीशन बना था एनवायरनमेंट को लेकर ही, उसकी रिपोर्ट, उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा जो भविष्य है आने वाला, वो कैसे उसको बचाना है, हमें कैसे हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, कैसे तरक्की करनी है आगे, ये बातें कही गई इसमें। देखो, पहली क्या है, 1972 में क्लब ऑफ रोम ने निकाली है लिमिट्स टू ग्रोथ। उसके बाद 1987 में आई है हमारी बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद एक सम्मेलन हुआ था बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में लगभग सारे देश उसमें मिले एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, जिसका नाम था रियो सम्मेलन, इंग्लिश में बोलेंगे रियो समिट, ठीक है। इसे अर्थ समिट भी बोला जाता है, पृथ्वी सम्मेलन। तो 90s के टाइम पे ये हुआ, लगभग 1992 के आसपास। अर्थ समिट में मेनली लगभग 170 देशों ने भाग लिया और सब ने मिलकर पर्यावरण को बचाने की बात की, ठीक है। इसको अच्छे से आप याद रखना। ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसमें एक रिपोर्ट निकाली गई जिसका नाम था एजेंडा 21। तो आपको बस ये 3-4 बातें याद रखनी है। पहली क्या, 1972 में क्लब ऑफ रोम ने बुक निकाली है लिमिट्स टू ग्रोथ। उसके बाद 1987 में बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई है आवर कॉमन फ्यूचर। आपको नाम याद रखना है कि बर्टलैंड कमीशन ने आवर कॉमन फ्यूचर निकाला, ठीक है। क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ निकाली। उसके बाद जो अर्थ समिट हुआ उसमें जो रिपोर्ट निकल के आई वो थी एजेंडा 21, एजेंडा 21। इसमें कुछ रूल्स बताए गए थे कि हमें आगे विकास कैसे करना है, हमें पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, हमें ऐसे तरक्की करनी है। हम जो आज इंडस्ट्रीज़ में पागलों की तरह लगे हुए हैं, हम पर्यावरण को बिल्कुल नहीं देख रहे, ये सारी बातें इसमें कही गई। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाई गई एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये कुछ बातें याद होनी चाहिए। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, हमने अच्छे से पढ़ लिया है। बस आपको इसमें मेनली डाटा याद रखना है, कितनी लिटरेसी रेट कहाँ की है, किस राज्य की सबसे कम है, किसकी सबसे ज़्यादा है, HDI में कौन सा राज्य सबसे आगे है, कौन सा सबसे कम है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ से पुटअप किए जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, वीडियोस को देखते रहो, वीडियोस को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकॉन होता है उसे भी प्रेस करना, क्योंकि इसी से आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं। जो भी हमारी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशंस आपको तभी आएगा जब आप इस रेड बटन को दबा लोगे, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ाई करो, हमारे चैनल पे बने रहो, प्लेलिस्ट में जाओ, सारी वीडियोस को लाइन से देखो, अपने अच्छे कमेंट करके हमें बताते रहो कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।